हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी नॉन स्टॉप चैनल। माय नेम इज दया। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आरआरबी एनटीपीसी के मैथ्स के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे, जो 2017 में पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में मेंस का। ठीक है, यानी CBT 2 का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस मैंने पहले पार्ट में 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, और आज में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं सारे मैं सॉल्व कराऊंगा। तो पिछले वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप जाकर के आप पहला पार्ट देख लीजिएगा। वहां पे 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पे बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और जो पेपर आया था 2017 में, उसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे देख लीजिएगा क्या जो भी क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व करिएगा। पहले आप यहाँ देख लीजिए, फिर अपने आप से सॉल्व करिएगा। हालांकि बहुत ईजी पेपर था, बहुत ईजी क्वेश्चन से आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ। जो पहला पार्ट मैंने अपलोड किया था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो थोड़ा क्लियर कम आता है। जब आप ओपन करते हैं वो 144 पिक्सल पर सेकेंड के हिसाब से चलने लगता है, तो वो क्लियर कम आता है। उसको आप सेटिंग में जाकर के रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, 360 पे कर लीजिएगा। ये सब तो खैर आपको मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है वो उनको मैं बता दे रहा हूँ। आप रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, एकदम क्लियर वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब ओपन करेंगे तभी दिक्कत होगी, 144 पे चलने लगता है, तो उसको आप रेजोल्यूशन बढ़ा के ठीक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो है मैं शुरू करने वाला हूँ मैथ्स की क्लासेस जो है शुरू करने वाला हूँ। सारे टॉपिक्स में आपको कवर कराऊंगा, टॉपिक वाइज टॉपिक जो है आपको एक एक चीज़ में समझाते हुए चलूँगा, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड हो तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल सके। नोटिफिकेशन बेल ऑन रखेंगे तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, एक मिठाई की 250 ग्राम में 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम है। इसी मिठाई की क्रमशः 350 ग्राम मात्रा में काजू और बादाम क्रमशः होंगे, तो कितने होंगे? देखिए, 250 ग्राम में 20 ग्राम काजू है, 250 ग्राम में कितना है? 20 ग्राम काजू है, और 1 ग्राम में कितना होगा? 20/250। 350 ग्राम में निकालना है, तो क्या करेंगे? 20/250 को 350 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कर दिया, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, और 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 4 × 7 यानी 28। तो काजू की मात्रा कितनी आ गई? 28 ग्राम काजू। तो यहाँ पे देखिए, 20 ग्राम काजू है, 30 ग्राम बादाम है, रेशियो इनका क्या है? 2:3। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी है? 28। 2 यूनिट्स की वैल्यू 28 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 14। ठीक है, तो अब 30 ग्राम काजू यानी 3 का रेशियो में है काजू, सॉरी बादाम, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 14। तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 42, यानी कि बादाम कितना है? 42 ग्राम। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है? तो कैसे निकालेंगे? देखिए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब हम लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे पूरा, तो पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q। ठीक है, कोई भी संख्या जो P/Q के फॉर्मेट में हो, और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बस वो परिमेय संख्या होगी। तो जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 0.5, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये P/Q के फॉर्मेट में है। यहाँ नीचे 1 लिख सकते हैं ना, सबके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? ये P/Q के फॉर्मेट में हो गई, ये P हो गया, ये Q हो गया, और ये Q 0 नहीं है, यहाँ क्या है? 1 है, 1 है। तो ये सब P/Q के फॉर्मेट में आ गई, और 0 नहीं है Q, तो इसलिए ये सब परिमेय संख्याएं हैं। और हम लोग डिटेल से बात करेंगे और क्या क्या परिमेय संख्याएं हो सकती हैं या अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम केवल इतना जानते हैं। तो
2/4 और 0.6 के बीच हमें आने वाली परिमेय संख्या बतानी है। तो 2/4 को भी हम इसी तरह डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। 2/4 को 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया 1/2। अब इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो ये क्या हो गया 0.5। तो इसको 0.5 लिखे या 0.5 लिखे, बात एक ही है। तो 0.5 से 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो ऑप्शन से चेक करते हैं हम। तो यहाँ 25 से 11 नहीं जाएगा, तो यहाँ भी पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ाएंगे। तो 25 चौको 100, 0.4 हो गया। आगे भी 4, आगे अगर हम भाग करेंगे तो 4 आएगा शायद, क्योंकि ये 10 बचा है, 0 और बढ़ाएंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा, ये 4 आएगा। लेकिन उससे हमें मतलब नहीं, केवल पहला डिजिट हम देख लेंगे। तो 0.4 देखिए 0.5 से कम है ना, तो इसलिए ये इसके बीच में नहीं आ रहा है। 0.5 से 0.6 के बीच में नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब अगला क्या है, 21/40। 21/40 इसको भी देखते हैं। 40 से 21 जाएगा नहीं, यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं। 40 5 जा कितना हो गया 210, बचा कितना 10। तो यहाँ पे 0 और बढ़ाएंगे तो 25 चौको 100, 0.54 आ गए। यानी 0.54 जो है 0.5 से ज़्यादा है, तो क्या हुआ, ये इसके बीच में आ रही है। 0.5 से 0.6 के बीच में ये संख्या आ रही है, क्या 21/40। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, जरूरत वैसे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी हम चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 4 7 28, 0.7 कुछ आएगा आगे और करेंगे तो ये 0.6 से ज़्यादा हो गया, तो इसके बीच में नहीं आ रहा है। इसी तरह 11/4 तो देख के ही लग रहा है कि ये 4 एकम 4, 4 दूनी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया 0.6 से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 21/40। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 मीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी। तो दोस्तों दो समरूप त्रिभुज हैं अगर, तो उनके क्षेत्रफलों, उनके जो क्षेत्रफल होते हैं उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं और माध्यिकाओं के वर्ग के भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, एक का है 121 और एक का है 64। ये किसके बराबर होंगे, माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर। तो पहली माध्यिका क्या है, पहले त्रिभुज की माध्यिका है 12.1 इस वाले की, और दूसरे की हमें निकालनी है तो वो हम मान लेते हैं x। तो इनके वर्ग के बराबर है, ठीक है। तो वर्ग कर दिया हमने, तो ये इक्वेशन बन गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12.1 अपॉन x इक्वल टू √121 और अपॉन √64। तो ये क्या हो जाएगा, √121 कितना होगा, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू हमें पता चल गई 12.1 अपॉन x, 12.1 अपॉन x इक्वल टू 11 अपॉन 8। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्लियर पूरा करेंगे। तो 11x इक्वल टू क्या होगा 12.1, ठीक है, इंटू 8। और x की बात करें, x कितना होगा, तो x 11 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम काट देते हैं। तो ये 11 से 11 कम 11, 11 से 11 बार जाएगा 121, तो ये हो गया 1.1, एक अंक बाद दशमलव 1.1 हो गया। 1.1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 8.8। तो यही आंसर हो जाएगा। दूसरे त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी 8.8 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/43.21 इक्वल टू 0.02314 है, तो 1/0.0004 321 की वैल्यू क्या होगी।
तो यहाँ पे वैल्यू निकालनी है 1/0.0004321 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम इसको ऐसा कुछ करेंगे इसको कि यहाँ पे 43.21 इसी तरह से आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 1 लाख से गुणा कर देंगे। अगर किसी फ्रैक्शन में हम सेम अंक से गुणा करते हैं तो उस फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम ऊपर और नीचे जब दोनों में 1 लाख से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस दिन में। और 1 लाख से ही क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि हमको पॉइंट यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 1 के बाद हमने 5 जीरो लगा दिया तो 1 लाख हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 लाख से गुणा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे 1 से 1 लाख का गुणा होगा तो हो जाएगा 1 लाख, और यहाँ पे हो जाएगा 43.21, ठीक है। अब आप देखिए 1/43.21 जो है इससे कितना कम है, 1 लाख गुना कम है। ये 1 लाख गुना इससे ज़्यादा है। तो हमसे जो है वैल्यू जो पूछा गया है इसके 1 लाख गुना ज़्यादा के बराबर वैल्यू पूछा गया है, यानी हमें इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 1 लाख गुना ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसको भी हम 1 लाख से गुणा कर देंगे। 0.02314 को हम 1 लाख से गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको 1 लाख से गुणा करते हैं। 1 लाख से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 2314, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 80 के 60% का 60/8 कितना होगा। तो इतने इजी क्वेश्चन आए थे सर 2017 में। खैर इतना इजी क्वेश्चन अब नहीं आएगा, अब लेवल बढ़ चुका है। तो 80 के 60%, 80 × 60/100, 80 का 60% हो गया गुणे 60/8। तो यही इसी को सॉल्व करना है। 0 से 0 यहाँ कटा, 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, 8 से 8 कटेगा, 6 × 7 बचा, 6 7 42, यही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है 3.0 × 0.3 × 0.03 × 0.003। तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, 3 × 9 = 27, 3 81। तो ये हो गया 81। कितने अंक बाद दशमलव लगना है, 3 अंक बाद यहाँ लगा है, तो 3 2 5 1 6। और यहाँ का आप ना कंसीडर करिएगा क्योंकि दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसका मतलब 3 लिखिए या 3.0 बात एक ही है। तो यहाँ पे 6 अंकों बाद दशमलव हमें लगाना है। तो 2 अंक ये हो गए, 1 2 3 4, 6 अंक टोटल हो गए। इसके बाद हम दशमलव लगा सकते हैं। ये हो गया 0.000081। ये इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन जो ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शंस इसमें इस तरह दिए गए हैं 10 to the power 4, 10 to the power 81 × 10 to the power -4, 81 × 10 to the power -5 और 81 × 10 to the power -6। इस तरह से ऑप्शन है, मतलब इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 6 अंकों बाद दशमलव है 0 के बाद, तो हम यहाँ पे इसको इस आंसर को सही मानेंगे। 81 × 10 to the power -6, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 81 × 10 to the power -6। तो अगर ऑप्शन इस तरह दिया गया होता तो ये तो आप इस पे टिक कर देते। अगर इस तरह से दिया जाए तो भी आपको बस ये देखना है कितने अंकों बाद दशमलव लगा है, तो उसी तरह से आप आंसर निकाल लेंगे इसका। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते होंगे, पहले आपने किया होगा इस तरह के क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे आज मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत जल्दी बहुत आराम से कर सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, जहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आया हो, इस तरह का कॉन्सेप्ट हो, या और वाला, जहाँ पे इस तरह पूछा गया हो इतने आदमी या इतने लड़के एक काम को इतने दिन में कर लेते हैं, और बाद में पूछा गया हो इतने आदमी और इतने लड़के मिलकर के इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो वहाँ पे हम एंड अपॉन और, ये आप याद रखिए, ये इसी ट्रिक के थ्रू हम कर लेंगे, एंड अपॉन और। तो एंड ऊपर रहेगा और नीचे, बस यही हमको याद रखना है। और आगे क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एंड पहले 24 आदमी दिया गया है, 24 आदमी ऊपर रखेंगे एंड वाला, और
12 लड़के, 24 आदमी और 12 लड़के। नीचे और वाला रखेंगे 12 आदमी और 24 लड़के, 12 और 24। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, प्लस करके उससे गुणा करते हैं। जितने दिन में हमें निकालना है, कितने दिनों में ये काम खत्म कर लेंगे वो हमें निकालना है। तो ये हमें मालूम नहीं है, तो उसको मानेंगे हम x, और x इक्वल टू मतलब इतने की वैल्यू कितने के बराबर होगी। एक काम को पहले कितने दिन में कर लेते थे, 12 आदमी 24 करके एक काम को 20 दिन में कर लेते थे, तो यहाँ पे 20 के बराबर रखेंगे। बस इसी को हमें सॉल्व करना है, ऐसा रह जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 24। ठीक है, और यहाँ पे 12 दूनी 24, यानी इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा, दोनों ऊपर नीचे। तो 24 दूना 48 हो गया, नीचे 24 लिखा ही है, प्लस 12, यहाँ तो गुणा करने की जरूरत है नहीं क्योंकि नीचे 24 ही है। 48 प्लस 12/24 यानी कि कितना हुआ, 60/24। ठीक है, इंटू एक्स है इक्वल टू 20। तो अब क्या हो गया, 60x/24, 60x/24 इक्वल टू 20। अब इसका क्लियर गुणा करेंगे तो होगा 60x इक्वल टू 20 गुणे 24। अब ये x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 60 को हमें इधर लाना होगा, तो ये नीचे आ जाएगा बटे में। ठीक है, अब ये काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 6 चौको 24, क्या हुआ 2 और 4 बचा, 2 × 4 इक्वल टू 8। तो 8 दिन आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गए। बढ़ोतरी से पहले उसका वेतन कितना था। तो वेतन पहले 100% रहा होगा। ठीक है, 100% था और 30% बढ़ोतरी की गई यानी 130% हो गया। तो 130% होने के बाद कितना हो गया, 910। 130% की वैल्यू क्या है, 910। 100% था, 100% हमें निकालना है बस। तो 100% निकालने के लिए क्या करना होगा, 910 गुणे 100 बटा 130। अब यहाँ 0 से 0 कट गया, 13 7 91 और ये 0 उतारेंगे तो 0, 70 गुणे 10 यानी कि 700 रुपये। तो पहले उसका वेतन कितना था, 700 रुपये। यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रेखा 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है, 45 मिनट में कितने पन्ने पढ़ेगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे इसको। तो क्या करना है, 25 मिनट में पढ़ती है 15 पन्ने, 1 मिनट में कितना पढ़ेगी, 15/25, और 45 मिनट में कितना पढ़ेगी, तो 15/25 में 45 से गुणा कर देंगे, बस यही आंसर आ जाएगा। तो 5 से काटते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 9 × 3 = 27। तो 45 मिनट में 27 पन्ने पढ़ेगी, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज 8 से 1/3% वार्षिक दर पर 1728 रुपये कितने वर्षों में 2197 रुपये हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, इस दर से 1728 रुपये कितने साल में 2197 रुपये हो जाएंगे, ये निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं कितना ब्याज टोटल मिला। तो मिश्र धन 2197 से हम 1728 रुपये जो कि मूलधन है माइनस करेंगे, तो 7 से 8 नहीं जाएगा, एक कर लेंगे, 17 हो जाएगा। 17 से 8 माइनस करेंगे, बचेगा 9, यहाँ बचा 8, 8 से 2 गया 6, 1 से 7 नहीं जाएगा, 11 से 7 गया 4, यहाँ बचा 1, 1 से 1 गया, कुछ नहीं बचा। 469 रुपये ये इंटरेस्ट है टोटल। अब ये निकालना है कितने साल का इंटरेस्ट है इस रेट से। तो ये परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे होगा 1/12। ये आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम भी निकालना तो मैं बता देता हूँ आपको। ये 8 से 1/3 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 × 8 = 24, 1 25, 25/3 होगा। तो ये परसेंटेज में है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से हम भाग दे देते हैं, तो ये कितना है, 25/300 हो गया। 25 × 1 = 25 और 25 × 12 = 300।
तो 1/12 ये फ्रैक्शन में आ गए। तो पहले साल का ब्याज का होगा 1728 का 1/12 निकाल लेंगे 1728 का। तो 12 एकम 12 बचा 5, ठीक है, ये हो गया 52, 12 चौक 48 और बचा 4, ये हो गया 48, 12 चौक 48, तो 144 रुपये जो है पहले साल का ब्याज है। ठीक है, पहले साल का बाद ब्याज है 144 रुपये। दूसरे साल क्या होगा, 144 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस 144 रुपये पे कितना ब्याज मिलता है वो भी मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो 144 पर भी ब्याज मिलेगा। तो 144 पर कितना ब्याज मिलेगा, 144 का 1/12, क्योंकि यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 144 का 1/12 निकालेंगे तो 12 बढ़ेंगे 144, 12 रुपये आएगा। ठीक है, तो ये दूसरे साल तक का ब्याज हो गया टोटल। तो कितना हुआ देखते हैं, 144 कितना हुआ, 288, और 288 में 12 जोड़ेंगे 300 होगा। तो टोटल ब्याज है 469, यानी 2 साल का ब्याज नहीं है। और हम निकालते हैं तीसरे साल का ब्याज भी, तीसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो ये 144 और 12 156 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 156 रुपये पे जो ब्याज मिला है वो भी मिलेगा। 156 रुपये का 1/12%, सॉरी 1/12 भाग निकाल लेते हैं तो वो भी इसमें जुड़ जाएगा। तो 12 एकम 12, ठीक है, और बचा 3, 12 3 36, तो ये 13 रुपये और मिलेगा। तो ये कितना था टोटल, अभी हम लोगों ने जोड़ा था 300 था, 300 में 156 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 300 में 156 और 13 जोड़ेंगे तो 156 और 13 कितना हुआ, 6 3 9 और 5 1 6, 69 रुपये, 169 रुपये। तो 300 में 169 रुपये जोड़ेंगे तो 469 हो जाएगा, यानी 3 साल का ये ब्याज है। तो टाइम आ गया 3 साल, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि संगीता साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर पर 37,000 रुपये जमा करती है तो उसे 2 वर्षों बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। तो साधारण ब्याज है, ठीक है, तो 1 साल का ब्याज है 4.5%, 2 साल का ब्याज का कितना होगा, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 9% ब्याज होगा। अब 37,000 का 9% उसको ब्याज मिलेगा, 37,000 का 9% हम निकाल लेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, बचा 370 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 को 0 से गुणा करेंगे 0, 9 सत्ते 63 के 3, ठीक है, और 9 3 27 और 6 33, 3,330 रुपये इसको ब्याज मिलेगा 2 साल का। अब पूछा गया है टोटल कितना रुपए उसे मिलेगा, तो 37,000 में हम जोड़ देंगे, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे, मिश्रधन आ जाएगा। 37,000 में कितना जोड़ना है, 3,330, तो ये हो जाएगा 3 7 3 10 और 3 1 4, तो 40,330 रुपये, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 114 गुना है। यदि लासा और मासा का योग 2300 हो और एक संख्या 380 हो तो दूसरी संख्या बताइए। तो कैसे करेंगे इसको, दो संख्याओं का लासा जो है मासा का 114 गुना है, मासा को हम मान लेते हैं x, तो लासा कितना होगा, 114 गुना है, यानी मासा हो जाएगा 114x, ठीक है, ये लासा हो गया, मासा हो गया। अब क्या कह रहा है, लासा और मासा का योग जो है 2300 है, तो x प्लस 114x, ये लासा और मासा का योग कितना है, 2300, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 114x हो जाएगा 115x इक्वल टू 2300, तो x क्या होगा, 115 इधर नीचे आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, तो 115 दूनी होता है 230 और ये 0 और आ जाएगा, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 20। मासा कितना है 20 और
मासा हमें मिल गया, मासा हमने माना था x, तो वो है 20। लासा कितना है उसका 114 गुना है, तो 20 का 114 गुना आप कर दीजिए, 20 को 114 से गुणा कर दीजिए। 114 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 228, और ये जीरो लिख लेंगे। 2280 रुपये, सॉरी 2280 ये मासा आ गया। ठीक है, तो आप जानते हैं लासा और मासा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो लासा और मासा का गुणनफल कितना है 2280 गुणे लासा कितना है 20, सॉरी लासा ये है 2280 लासा है और मासा 20 है। इनका गुणनफल कितने के बराबर है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर है। पहली संख्या है 380 और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 2280 गुणे 20, और ये यहाँ पे गुणे होगा। ठीक है, ये गुणे में है, यहाँ बटे में आ जाएगा 380। ठीक है, तो 380, अब इसी को काटते हैं, 0 से 0 कटा, और यहाँ पे 2 19 बार जाएगा, 19 दूना 38। ठीक है, 19 से इसको काटेंगे, 19 एकम 19 बचा 3, यहाँ हो गया 38, 19 दूना 38, और ये 0 उतार देंगे। ठीक है, तो यानी दूसरी संख्या क्या है, वो है 120। ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या है। बहुलक यानी मोड। तो अगर मालूम है आपको बहुलक निकालना, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। इसका आपको नंबर 100% तो पक्का मिलेगा, कहीं गलती इसमें होने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो छोड़ के चलेंगे, आपको मालूम ही नहीं तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं। बहुलक क्या होता है, इन आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो वही बहुलक होता है। अब ये आसान हो गया ना आपके लिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें देखना है सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है। तो इसको आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, ताकि कहीं आपको गिनने में गलती ना हो। तो सबसे छोटी संख्या पहले आप लिखिए, 60 है, यहाँ पे दिख रही है सबसे छोटी। उसके बाद क्या है 60, कहीं और तो रिपीट नहीं हुआ, एक ही बार है। फिर क्या है 70, एक के नीचे एक लिखते जाएंगे तो गलती नहीं होगी, कोई हम छूटेगा नहीं। 60 फिर 70 है, 70 एक बार ये हो गया, और फिर है ये 2, 70 दो बार है। फिर क्या है 80 दिख रहा है, 80 एक बार ये हो गया, दूसरा 80 ये हो गया, और तीसरा 80 ये हो गया। 80 तीन बार है। अब क्या है 90, 90 एक बार ये दिख रहा है और एक बार ये दिख रहा है, और कहीं नहीं है 90। ठीक है, दो बार 90 हो गया। अब बचा है 110 और 120, तो एक बार होगा क्योंकि और जगह है नहीं। ठीक है, तो अब ये जो है इसमें देखना है, तो 60 एक ही बार है, दो बार 70 है, 80 है तीन बार, और ये दो बार है, ये सब एक एक बार है। कौन सबसे ज्यादा बार है 80, यही बहुलक हो गया आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं, जिससे दोनों की संख्या बराबर हो जाती है। यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या कितनी थी। क्या दिया गया है, लड़कों की संख्या लड़कियों की दोगुनी है। तो लड़कियों की संख्या हम x मान लेते हैं, गर्ल्स हैं x, और लड़कों की संख्या बॉयज है कितनी, दोगुनी है, तो इनका दोगुना कर देंगे 2x। ठीक है, तो क्या दिया गया है, रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं, तो 2x से 15 लड़के उतर गए, 2x माइनस 15 हो गए, और कितनी लड़कियां चढ़ गई, 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं। तो 10 लड़कियां, x लड़कियों की संख्या है, और इसमें 10 लड़कियां और जोड़ देते हैं, 10 लड़कियां चढ़ गई और। तो अब ये संख्या क्या हो गई, दोनों की संख्या बराबर हो जाती है, दोनों की संख्या बराबर हो गई। ठीक है, ये समीकरण बन गया, इसको सॉल्व कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। अब 2x और x को इधर लाएंगे, माइनस x हो जाएगा, इक्वल टू 10, और ये 15 उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, सॉरी 15
ये 15 हो गया। तो 2x माइनस एक्स, 2x से x हो जाएगा तो बचेगा x, x इक्वल टू कितना, 15 10 25। ये हो गई लड़कियों की संख्या। ठीक है, पूछा है शुरुआत में लड़कों की संख्या कितनी थी, तो लड़कियों की दोगुनी थी, और यहाँ भी 2x हमने माना है, तो x अगर 25 है तो 2x क्या होगा, 25 इंटू 2 इक्वल टू 50, यानी लड़कों की संख्या शुरुआत में 50 थी। यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है। तो विकर्ण कितना है, 12 सेंटीमीटर का आधा, यानी विकर्ण है 6 सेंटीमीटर। और अगर हमें विकर्ण मालूम हो तो भुजा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि भुजा बराबर होता है विकर्ण बटे √2। तो अगर हमें भुजा मालूम है तो विकर्ण आपका निकल आएगा। तो विकर्ण कितना है, 6 और बटे √2, ये हो गया भुजा। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। तो हमें क्या करना होगा, 6 बटे √2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। ठीक है, और √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2। तो ये हो गया 36 बटे 2। तो 2 से 36 को भाग देंगे तो बचेगा 18, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक कार एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे। क्या दिया गया है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में दूरी तय कर लेती है। ठीक है, तो दूरी हम पहले निकाल लेते हैं। दूरी क्या हुआ, चाल गुणे समय। चाल कितना है, 50 की स्पीड से चल रही है और 8 घंटे में तय कर लेती है। तो 50 गुणे 8 बराबर 400। ठीक है, अब 400 किलोमीटर की दूरी है। अब पूछा गया है इतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। अब हम इसकी चाल निकाल लेते हैं। समय दिया गया है 5 घंटे, तो 400 किलोमीटर को 5 घंटे में तय करना है तो कितनी स्पीड होनी चाहिए। 400 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 5 8 40 और ये 0 उतार लेंगे तो 80 की स्पीड हमें चाहिए होगी। यहाँ पे पूछा गया है इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो 50 की चाल पहले थी, अब होनी चाहिए 80 की, यानी 30 की वृद्धि चाहिए। तो इसका आंसर होगा 30 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या मैंने आपको बताया था कि P/Q के फॉर्मेट में जो भी संख्या होती है जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये जितनी भी संख्याएं हैं इसमें कोई भी ऐसी संख्या जो इस फॉर्मेट में है वो तो परिमेय संख्या होगी, बाकी जो है जो इस फॉर्मेट में नहीं होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्या के जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल से बताएंगे। फिलहाल मैं आपको एक बता देता हूँ एक चीज कि कोई भी अभाज्य संख्या का अंडर रूट जब करते हैं तो वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे ये देखिए पहला ऑप्शन है √2 इंटू 3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू √3। तो √2 क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये केवल 2 से कटती है और 1 से कटती है, यानी जो खुद से कटती है और 1 से कटती है वो अभाज्य संख्या होती है। इसी तरह 3 भी अभाज्य संख्या है। तो ये दोनों संख्याएं क्या है, अंडर रूट में है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर है। ये सब परिमेय संख्या है, क्योंकि √9 क्या होता है, √9 होता है 3 क्या है 3/1 हम कर सकते हैं, P और Q के फॉर्मेट में आ जाएगा। और ये तो है ही है, ठीक है, ये भी है। तो ये सब परिमेय संख्या है, यही केवल है जो अपरिमेय संख्या।
अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो बसें एक्स और वाई एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं, लेकिन वाई एक्स के जाने के 6 घंटे बाद चलती है, तो शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर दोनों बसें मिलेंगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे आप आराम से। क्या करना है आपको, एक बस है एक्स और दूसरी है वाई। एक्स की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई की है 50। तो वाई जो है एक्स के 6 घंटे बाद चलती है, तो 6 घंटे में एक्स जो है कितनी दूरी तय कर लेगी। इसकी स्पीड है 20, तो 20 चक्के 120 किलोमीटर चल लेगी। ठीक है, तो 120 किलोमीटर ये एक्स बस जो है दूरी तय कर लेगी। ठीक है, 120 किलोमीटर। अब वाई जो है, वाई की स्पीड है 50, तो इतनी दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा वाई को। वाई की दूरी 50 तो है, लेकिन ये भी तो चल रही है 20 की स्पीड से उसी दिशा में, तो ये आगे जाती जाएगी और ये इसका पीछा करेगी, तो इसकी स्पीड जो है 20 किलोमीटर कम हो जाएगी, क्योंकि वो भी चल रही है तो वो स्पीड माइनस हो जाएगी एक्स की स्पीड। तो 50 से 20 माइनस कर देंगे हम, तो वाई की स्पीड होगी 30। तो 30 किलोमीटर के हिसाब से 120 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। 120 को हम 30 से भाग दे देंगे, तो ये हो गया 30 चौको 120, यानी 4 घंटे। तो 120 किलोमीटर की दूरी जो है 4 घंटे में जो वाई है वो तय कर लेगी। लेकिन वाई की ओरिजिनल स्पीड क्या है, वाई की ओरिजिनल स्पीड है 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मिलन जो दोनों बसों का है वो कब मिलेंगे एक साथ, कितनी दूरी पे, तो हम 50 को 4 से गुणा कर देंगे, 50 गुणे 4। ठीक है, तो 50 को कितना हो गया 200, यानी 200 किलोमीटर की दूरी पर दोनों बसें एक दूसरे से मिल जाएंगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ cos थीटा इक्वल टू 4/5, यदि cos थीटा 4/5 है तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा होता क्या है, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये सब अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ये होता है लाल कक्का, LAL/KKA, ये आप याद रखिए। तो यहाँ पहले होता है साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर सेक, फिर कॉसेक, फिर कॉट। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, इसी तरह सेक थीटा कर्ण बटे लंब, और कॉसेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी आधार कितना है 4, ये आधार हो गया 20, 4, और कर्ण हो गया 5। ठीक है, आधार और कर्ण हमें मालूम है। अब हमें निकालना है क्या, ये परपेंडिकुलर यानी लंब निकालना है। तो AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², ये आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC² क्या होगा, 5² है, AC² 5² इक्वल टू AB² 4² प्लस BC², ये हमें पता नहीं है, ये निकालना है। तो ये हो गया 25 इक्वल टू 16 प्लस BC²। BC² क्या है 25, और ये 16 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि BC² क्या है 9, BC² है 9। तो BC कितना होगा, BC होगा √9 यानी कि 3। ठीक है, तो ये BC हो गया 3। अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा आप यहाँ से देख लीजिए, सेक थीटा है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा है कर्ण बटे लंब, यानी 5 AC बटे लंब क्या है 3, प्लस टेन थीटा क्या है, टेन थीटा है आधार बटे लंब, आधार कितना है 4,
बटे लम्ब 3, तो ये जोड़ेंगे तो 5 4 9 बटे 3, ठीक है। 3 1 कम 3, 3 3 का 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, यही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, एक पिता अपने बेटों रामू श्यामू और धामू में अपनी धनराशि क्रमशः 7:5:9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि श्यामू से 120 अधिक है तो रामू को मिली राशि कितनी है। बहुत आराम से हो जाएगा ये। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो रामू है और श्यामू है और कौन है धामू, तो इनका रेशियो कितना है 7 5 और 9, ठीक है। अब क्या दिया गया है, धामू को मिली राशि श्यामू से 120 अधिक है, धामू को मिली राशि श्यामू से 120 अधिक है, 120 अधिक है, तो इनमें अनुपातों में अंतर कितना है 5 और 9, यानी 9 से 5 गया 4 का अंतर है रेशियो में, तो 4 यूनिट की वैल्यू है 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 120/4 यानी कि 30, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, तो रामू को मिली राशि कितनी है, तो रामू की जो रेशियो है वो 60 के रेशियो से मिला है, तो 60 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू है 30, 7 यूनिट की वैल्यू होगी 30 × 7 यानी कि 210, तो यही आंसर हो जाएगा 210 रुपये। तो दोस्तों वीडियो को अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।